तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम देखेंगे डेरिक की कहानी। मैंने वेट करा एपिसोड्स का, क्योंकि मैं यार बातें तो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, कुछ एक्शन भी चाहिए होता है। अभी तो आप लोग वीडियो देखोगे, वरना तो आप लोग स्किप ही कर दोगे। तो आज जो मैं ये 1 घंटे की वीडियो लाया हूँ, तो इसमें बहुत एक्शन भरा हुआ है। साथ में अभी अभी पता चला कि जैसे मैं ये इंट्रो बना रहा था, तो एक और एपिसोड आ गया, मगर उसमें खाली सिर्फ बातें ही हैं। तो वी विल स्किप दैट चैप्टर फॉर अ मोमेंट। जब फिर से चैप्टर्स जमा हो जाए, तो फिर से 1 घंटे की वीडियो डाल के आप लोगों का दिल गार्डन कर दूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे वीडियो को रीच मिलती है, जो कि अच्छा होता है। और अगर हाइप का बटन दिख रहा है तो हाइप भी कर देना। ओके, तो चलो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर मैंने रिकैप को खत्म किया था। हमने देखा कि डेरिक रेना को अपने बाहों में उठाकर ले जाने लगता है, क्योंकि रेना की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो मरने की कगार पर थी। और जब सीन रिचर्ड पर जाता है, जिसको चीफ लियोन उठा रहे थे, तो रिचर्ड कहने लगा कि डेरिक ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। मगर चीफ लियोन उनकी इस बात पर कोई भी कॉमेंट्री नहीं करते और उसको उठा रहे होते हैं। बाकी अगर विलेज के लोगों की बात की जाए, तो वो तो बस डेरिक को देख ही जा रहे थे, और उनके बीच में कुछ खुसर पुसर भी चल रही थी। जब डेरिक उन क्राउड के बीच में गुजरकर रेना को उसके अपने डेन में ले जा रहा था, तो चीफ लियोन बाकी विलेजर्स से कहता है कि वो लोग खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हैं? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि विलेज की क्या हालत हो गई है? उनके सिर पर बहुत सारा काम रहता है, तो अगर वो इसको जल्दी नहीं खत्म करते, तो आग यहाँ वहाँ और फैल जाएगी, और फिर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस चीफ लियोन ने ये बोला ही था कि सभी लोग काम पर लग जाते हैं और टाउन की सफाई करना शुरू कर देते हैं। और अब जब सीन डेरिक पर आता है, जो कि चीफ विलेज रेना के रेजिडेंट्स में था, तो उसने रेना को आग के करीब लेटाया हुआ था, मुलायम बेड पर। रेना जो कि रिकवर कर रही थी, तो उसके साइड बैठा हुआ डेरिक जब वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है, तो सिस्टम उसके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन को लाता है, जिसमें यह बताया गया था कि वो लेवल अप कर चुका है। अब एक रैंकर जब वो लेवल अप करता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है, मगर डेरिक को यहाँ पर नहीं हो रही थी। वो तो कह रहा था कि अगर उसे लेवल अप करना था, तो उसने टॉमी के साथ एक प्लान बनाया था, जो कि था डंजन को क्लियर करके लेवल अप करना, ना कि ऐसे। तो ये उसके लिए फर्स्ट टाइम था कि लेवल अप के नोटिफिकेशन को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, कि तभी रेना को होश आ जाता है। मगर वो बड़ी ही धीमी आवाज में डेरिक का नाम लेती है, और एक विलेज चीफ होने के नाते जब वो इतनी बेबस सिचुएशन में भी उठ रही थी, तो सबसे पहला वर्ड उसके विलेज का निकलता है कि विलेज की अब क्या हालत है। तो डेरिक उसको आराम करने का कहता है, और साथ में बोला कि विलेज की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, विलेज एकदम सेफ है। ये सुनकर मानो रेना के चेहरे पर बिल्कुल रौनक सी आ जाती है, और वो पीठ के बल दोबारा लेटकर डेरिक को थैंक यू कहती है, और साथ में एक लंबी सी सांस भी लेती है, जो कि इस बात का अंदेशा था कि उसे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। मगर हमारा डेरिक, जो कि इतने सीरियस सिचुएशन में भी उसको मजाक सूझ रहा था, तो वो रेना के थैंक यू पर रेना को टीज करने लगा कि आखिर विलेज की चीफ उसको थैंक यू क्यों बोल रही है, उसने तो कुछ करा ही नहीं है, तो भला उसको किस चीज का क्रेडिट दिया जा रहा है? अगर डेरिक ने कुछ करा है, तो वो तो 1-2-4 स्विंग ही लगाकर ही उसने वॉलेंस और उसके जितने भी लोग थे, उनको मौत की नींद सुला दिया है, जो कि करने में डेरिक ने बिल्कुल भी पसीना नहीं बहाया। मगर रेना डेरिक से कहती है, वो भी उसका हाथ पकड़कर, कि डेरिक को अगर पता ना हो, तो वो सभी लोग नोबल्स थे। दरअसल रेना को इस बात की टेंशन हो रही थी कि वो तो एक विलेज चीफ है ना, तो उसको पता है कि नोबल्स को अगर कुछ ऐसा होता है, वो भी एक विलेज में होकर, तो फिर उस विलेज को कोई भी नहीं बचा सकता। नोबल्स इस चीज का बदला जरूर लेने के लिए आएंगे, जिसका अंजाम सभी विलेज के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये वो डेरिक को समझाना चाहती थी, मगर डेरिक उसी की ही बात का एक पॉइंट उठाकर कहने लगा कि जैसे रेना बता रही है कि जब उनको मालूम पड़ेगा, तो डेरिक कहने लगा कि हम उन लोगों को मालूम होने ही नहीं देंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। इससे यह बात भी हमेशा हमेशा के लिए एक सीक्रेट रहेगी, और विलेज भी सेफ रहेगा। और डेरिक जो कह रहा है, तो रेना से वो कहता है कि ऑलरेडी उसके पास एक प्लान है कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। मगर वो बस रेना से इतना चाहता है कि विलेज में जितने भी लोग हैं, तो उनको अपने मुंह ऐसे बंद करने हैं जैसे कि उनके मुंह में जुबान ही नहीं है। बस जैसा डेरिक कह रहा है, अगर ऐसे सारे विलेज के लोग करते हैं, तो किसी को कुछ भी नहीं होगा। और डेरिक रेना का हाथ थाम कर उससे लास्ट में बोलने लगा, जब तक कोई विलेज में ये बात
रिवील नहीं करता तो किसी के बाप को भी ये पता नहीं चलेगा कि इस विलेज में आखिर हुआ क्या है। बस टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि सबको अपना मुंह बंद ही रखना है। कि तभी रेना के रेजिडेंट्स में सामने का दरवाजा खोलकर चीफ लियोन आते हैं और साथ में टॉमी, ब्रैंडी, मेलोरी और रिचर्ड जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे तो वो इंटर करते हैं। इंटर करते ही चीफ लियोन डेरेक को इन्फॉर्म करता है कि जैसे उसने कहा था कि वॉलेंस और उसके लोग जो हैं उनकी बॉडीज को साइड के रूम में रख दिया जाए और साथ में उनके जो कैरेजेस हैं तो उनको भी डेरेक के बताए हुए स्पॉट पर ले जाया जाए। तो वो सब का सब कर चुके हैं और लास्ट में जो था विलेजर्स को सिस्टम की कसम खाना कि वो इस सिचुएशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तो सब लोगों से चीफ लियोन ने कसम उगलवा ली है जिसको अगर वो तोड़ेंगे तो उनको बड़ा ही नुकसान होगा। अब करना क्या है ये तो सिर्फ डेरेक को पता है, लेकिन चीफ लियोन के इतना कोऑपरेट करने के लिए डेरेक चीफ लियोन को थैंक यू बोलता है कि चीफ लियोन और बाकी लोगों ने बहुत अच्छा करा है और अब वो समझाएगा कि आगे करना क्या है। इसी बीच डेरेक अपने मन ही मन हमें ये भी एक सीक्रेट बताता है कि इसके बाद वो उनकी डेड बॉडीज को अपने ब्रेसलेट में स्टोर कर देगा। और अब बात रिचर्ड पर आती है जो कि डिसअपॉइंट थे। रिचर्ड डिसअपॉइंटमेंट में डेरेक से पूछा अगर उसने इतना सब कुछ करा है तो प्लान भी उसके पास जरूर होगा, मगर अब करना क्या है ये तो डेरेक ने अब तक बताया ही नहीं। होपफुली डेरेक के पास कोई तगड़ा प्लान होगा क्योंकि जितना इस सिचुएशन के बारे में रिचर्ड ने सोचा है वो भी इसको कैसे टैकल करना है तो उसे कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा कि आखिर वो इस चीज का बहाना कैसे करे, क्योंकि सब चीजें तो उनके आंखों के सामने हुई है। तो रिचर्ड वेट कर रहा था कि डेरेक क्या ऑर्डर देगा, क्योंकि चाहे वो कितना ही डिसअपॉइंट क्यों ना हो मगर डेरेक अगर मदद ना करता तो वॉलेंस, रेना और विलेज को खत्म कर देता। रिचर्ड अब भी ये कह रहा था कि अगर डेरेक बस उसकी बात को सुन लेता तो शायद उनको इतना सोचना ना पड़ता, मगर डेरेक रिचर्ड को बताता है कि उसके पास एक प्लान है तो उसे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, मगर बस बात ऐसी है कि वो ये अकेला नहीं कर सकता। डेरेक को इस चीज में उन लोगों का साथ चाहिए। डेरेक कहता है कि इस कमरे में जितने भी लोग हैं तो उनकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत अब डेरेक को है, मगर डेरेक दोबारा अपनी लाइन को दोहराता हुआ कि न सिर्फ इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं बल्कि इस विलेज में जितने भी लोग हैं तो उनकी अब सख्त जरूरत पड़ गई है। अब डेरेक अपनी बात को शुरू करने से पहले रिचर्ड से पूछता है कि उनके पास फॉर एग्जाम्पल कितना टाइम होगा। टाइम इस चीज का कि बाकी के नोबल्स इन पर चेक करने के लिए और केस का पता लगाने के लिए कितना वक्त लगाएंगे, वो भी यहाँ पर आने के लिए उनको कब शक होगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो रिचर्ड श्योर नहीं होता लेकिन वो डेरेक से कहता है कि कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिन, बस अब उम्मीद लगा सकते हैं। तो डेरेक बोला कि अगर उम्मीद लगाने की जरूरत है तो उम्मीद इस बात की लगाओ कि हफ्ते हो, न कि सिर्फ दिन, क्योंकि अब हफ्तों की जरूरत है। तो अपने प्लान की शुरुआत में डेरेक रिचर्ड से कहता है कि माफ करना लेकिन तुम्हें अपना मैप जो है उसको खोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अब डेरेक किस मैप की बात कर रहा है तो ये वही मैप था जिसमें रिचर्ड ने डंजन्स की लोकेशन को पिन पॉइंट किया था। डेरेक कहता है कि सबसे पहले तो विलेजर्स को ये बात समझानी पड़ेगी कि क्या चीज दांव पर लगी हुई है। जब वो लोग ये समझ जाएंगे तो उसके बाद अगले स्टेप की बारी होगी जिसमें हमें ऐसे एक्ट करना है कि वॉलेंस और उसके लोग यहाँ पर आए और रिचर्ड का मैप लेकर भाग गए, वो भी डंजन्स का पता लगाने के लिए। रिचर्ड बोला कि मैप एक छोटी चीज है अगर विलेज बचता है तो। अच्छा तो अब कमरे में जितने भी लोग थे उनसे भी डायरेक्ट सिस्टम की कसम उगलवाता है कि उनको नेसेसरी एक कसम खानी पड़ेगी, जिस पर रिचर्ड और चीफ लियोन जो थे वो मानने को तैयार इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको पता है कि नोबल्स क्या कर सकते हैं, वो भी इन बेचारे विलेजर्स का, तो इसलिए वो किसी टाइप की कसम नहीं खाएंगे। और वो कहते हैं कि होपफुली डेरेक को उनकी बात बुरी ना लगी हो। डेरेक को बात बुरी नहीं लगती लेकिन वो कहता है कि अगर किसी को कसम खानी है तो वो सेम कसम होगी जो कि थॉमस ने खाई थी। अच्छा तो इन्होंने टॉमी का नाम थॉमस रख दिया है मगर फिर भी हम इसको टॉमी ही बुलाएंगे। टॉमी ने ये कसम खाई थी कि वो डेरेक के सीक्रेट्स को किसी को भी नहीं बताएगा। तो अब बात आती है मिलोरी और ब्रैंडी पर। दोनों माँ और बेटी कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं। ब्रैंडी कहती है कि अगर टॉमी कसम खाएगा तो मैं भी खाऊंगी, और मिलोरी कहती है कि एक दोस्त के लिए जिसने अभी तक उन लोगों की जान बचा कर रखी है तो इतना तो वो जरूर करेगी। और लास्ट में बात आती है रेना की, तो वो डेरेक का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर वो कसम खाती है तो क्या डेरेक विलेज की प्रोटेक्शन करेगा। तो डेरेक रेना से बोला कि जितना उसमें दम है वो भी आखिरी सांस तक वो विलेज की जरूर प्रोटेक्शन करेगा। और बाकी के जो दो हैं मतलब के चीफ लियोन और रिचर्ड, तो उनसे फिलहाल की तो प्लान डेरेक शेयर कर सकता है लेकिन बाकी नहीं। और इसी के साथ रेना, ब्रैंडी, मेलोरी और
और थॉमस जो थे उन चारों ने सिस्टम की कसम खा ली। और अब रेना बैठती हुई डेरिक से पूछती है कि प्लान अब क्या होगा। डेरिक बोला कि थैंक यू प्लान के बारे में पूछने के लिए। तो डेरिक जब अपना प्लान बताने लगा तो शुरुआत में जैसे उसने कहा कि वोलेंस ग्रेस रिचर्ड से मैप एक्वायर्ड करता है। एक्वायर्ड करने के बाद वोलेंस ग्रेस अपने लोगों के साथ लेवल 100 के डंजन की एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकल पड़ा। वहां पर पहुंचने के बाद वोलेंस ग्रेस और उसकी टीम ने डंजन्स को क्लियर करा और जंगल में होने वाले केसेस को टाइम पर स्प्रेड होने से रोक दिया। मगर इसमें एक ऐसा डंजन बॉस आया जिसकी वजह से पूरी टीम खत्म हो गई और वोलेंस ग्रेस ने एक घूल को फाइट में हरा दिया। लेकिन विलेज तक पहुंचने से पहले पहले वो एसिडिक घूल जो था उसके एसिड की वजह से वोलेंस ग्रेस की मौत हो गई, वो भी विलेज के पहुंचने से पहले। वोलेंस ग्रेस ने विलेज के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस दी और यही डेरिक का प्लान था, जिसको वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले अगर आएंगे भी तो हम सब लोग यही कहेंगे। जिसमें जब हम लोग सामने के लोगों का रिएक्शन देखते हैं तो उनमें खामोशी गूंज रही थी, खामोशी बहुत ज्यादा लाउड थी। और लास्ट में कहते हैं कि क्या डेरिक क्या बोला तुमने? जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि वो सभी लोग तैयार हो गए थे, वो भी डेरिक के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए और जो उसका प्लान है उसे आगे बढ़ाने के लिए। मगर जर्नी को शुरू करने से पहले डेरिक उन सब लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि अगर उनको कुछ उठाना है तो वो पहले से उठा ले और जल्दी से चेक कर ले, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए जाएंगे। वो ये जस्ट कह रहा है, हो सकता है कुछ दिनों से ज्यादा हफ्ता लग सकता है। तो रेना सवाल करती है कि वो उस जगह पर क्यों नहीं जा रहे जहाँ वोलेंस ग्रेस की बॉडी को ठिकाने लगाने हैं और फिर ऐसा शो करवाना है कि विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी और वो मारा गया। तो डेरिक उससे कहता है कि वो लोग जाएंगे लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि उसके हिसाब से वो कहता है कि वो उनके साथ डंजन्स की रेड पर जाए ताकि उनको बहुत ही एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिले और लेवल अप करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। लेकिन हाँ, डेरिक उनको फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर यहाँ से वापस वो मुड़कर अपने घरों में जाना चाहते हैं तो डेरिक खुली इजाजत दे देता है। मगर डेरिक हाईली रिकमेंड करता है कि वो उनके साथ जाए, वरना तो वो अकेले इस तरह के मिशंस के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। इसके अलावा भी डेरिक अपने मन ही मन जो बात कहता है उसमें वो पता लगाना चाहता था कि जो ये नया सिस्टम है तो उसको भी वो टेस्ट आउट करना चाहता था, क्योंकि इस सिस्टम को लेकर डेरिक के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अब तक क्लियर नहीं हुए। क्योंकि ब्रांडी को लेकर डेरिक के अभी भी कुछ क्यूरियोसिटी थी, वो भी ब्रांडी के स्किल्स को लेकर जिसमें वो इंटरेस्टेड है। तो अगर डेरिक उसकी हेल्प करता है वो भी ब्रांडी को लेवल अप करने में, तो उसको कुछ तगड़ा मिल सकता है। यही डेरिक की थ्योरी थी। वो चीज या तो ब्रांडी के काम आ जाएगी या फिर डेरिक के काम आएगी। मिलोरी अगेन पूछती है कि डेरिक श्योर है कि उसको लो लेवल के डंजन्स को ही क्लियर करना है। तो डेरिक बोलता है कि जस्ट ट्रस्ट मी, क्या कभी मैंने कुछ गलत स्टेप उठाया है क्या? और फिक्र मत करो, अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मा मैं ही उठाऊंगा। जिसके बाद वो ब्रांडी को अपने कंधों पर बैठा कर कहता है, अब मेरी टीम अगर तुम रेडी हो तो चलो अब चलते हैं। ये कहकर वो दौड़ने लगता है। तो पीछे से रेना कहती है, हमेशा तुम्हें दौड़ना ही क्यों होता है, हर जगह तुम्हें दौड़कर ही चलना है, कभी तो आराम से चला करो। मगर डेरिक तो अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो आखिरकार दौड़ते दौड़ते वो अपनी टीम को लेवल 50 डंजन बीस्ट के एंट्रेंस पर ले आता है, जहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि टॉमी के पैर बिल्कुल जली की तरह हिल रहे थे। वो वॉबली हो गए थे, जिसकी वजह से वो जो वुडन ब्रिज था जिस पर वो और मिलोरी अब तक थे तो वो हिलने लगता है। मिलोरी टॉमी से कहती है कि इसको हिलाना बंद करो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तो टॉमी कहता है कि ज्यादा भागने की वजह से उसके पैर बिल्कुल जेली की तरह हिल रहे हैं, वो भी खुद ब खुद। और अब आखिर वही वक्त आ जाता है जब उसकी टीम ने यहाँ पर आने से पहले डेरिक की बात पर सिस्टम की कसम खाई थी, जो कि वो अपना सीक्रेट इसी तरह ही लोगों के सामने एवी तो रिवील नहीं करना चाहता। जब उन लोगों ने डंजन की एंट्रेंस के ऑर्ब पर हाथ रखा तो सब लोगों के लेवल्स रिवील हो गए, जिसमें जब रेना को पता चला कि वो लेवल 31 की है और डेरिक लेवल 30 का है, तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये बात सेंस कैसे बनाती है। डेरिक इतना ज्यादा पावरफुल है और रेना का लेवल उससे ज्यादा है और वो कुछ भी नहीं है। ये बात उसे कंफ्यूज कर रही थी और वो डेरिक से पूछती है कि तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर कैसे। तो डेरिक रेना से बोलता है कि अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मगर एक दिन जरूर आएगा कि मैं तुम्हें सब कुछ अपने बारे में बता दूंगा। फिलहाल के लिए उनके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो कि है इस डंजन बीस्ट को क्लियर करना। तो अब चलो, अच्छे काम में देरी किस बात की, इस डंजन को जल्द से जल्द क्लियर करते हैं। अच्छा, तो जब सभी लोग डंजन में इंटर करते हैं तो डंजन में एक घर था जिसमें ये
सभी लोग बैठे थे, जहाँ पर डेरिक अपना प्लान बताता है। डेरिक के प्लान के हिसाब से वो अकेला बाहर जाएगा और कुछ मॉन्स्टर को इतना मारेगा जब तक वो अपनी आखिरी सांसें ना ले रहे हो। उसी मोमेंट पर मिलोरी और टॉमी आएंगे जो कि उनको फिनिश ऑफ कर देंगे, और वो इसी तरह ही रिपीट करेगा जब तक मिलोरी और टॉमी लेवल 30 के ना हो जाएं। और रेना से वो कहता है कि तुम इतनी ताकतवर तो हो कि तुम मेरे साथ बाहर लड़ सकती हो, मगर वो उसको भी ऑप्शन दे देता है कि अगर तुम्हें भी कभी ये लगे कि तुम्हें खतरा है और तुमसे और लड़ा नहीं जा रहा तो तुम भी बाकियों की तरह वापस जा सकती हो, और तुम्हारे लिए भी मैं सेम ही इसी तरह ही प्रोसेस रिपीट करूंगा। और इसके अलावा डेरिक मिलोरी से कहता है कि जब वो लेवल 25 की हो जाए तो उसको सिस्टम क्लास ऑफर करेगा, तो उसको थ्रूली वो देखे और अपने हिसाब से सेलेक्ट करे, और टॉमी को भी क्लास सेलेक्ट करने का मौका दोबारा मिलेगा। तो डेरिक उससे कहता है कि तुम्हारे लिए दोबारा मेरे वर्ड्स दोहराने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लास्ट में रहती है ब्रैंडी। तो ब्रैंडी जब पूछती है कि वो क्या करेगी, और जब वो ये कहती है तो वो बड़ी ही एक्साइटेड थी। तो डेरिक उससे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगी, जिससे ब्रैंडी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन आखिर में डेरिक जब अपनी लाइन को फिनिश करता है तो वो बोला कि तुम सिर्फ खालों पर ही काम करोगी, जिससे ब्रैंडी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। मगर अब बाहर जाने से पहले डेरिक ये नोटिस करता है कि मिलोरी के पास जो ये वेपन है तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है, जिस पर डेरिक उससे पूछा कि क्या यही तुम्हारा बेस्ट वेपन है। तो मिलोरी अपनी सिचुएशन समझाती है कि उसकी क्लास कॉमन है, तो उसको विलेज की तरफ से कोई भी स्पेशल वेपन नहीं दिया गया। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे, तो उनको अच्छे से अच्छा वेपन दिया गया, और कॉमन क्लास को जैसे वो देख रहा है तो इसी तरह ही वेपन दिए गए। अब इस तरह खाली हाथ तो वो मिलोरी को बाहर खतरे के लिए नहीं छोड़ सकता। तो डेरिक अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से बहुत सारे वेपन्स निकाल लेता है जो कि उसके अपने थे, और मिलोरी के सामने बहुत सारे ऑप्शंस को वो रख देता है कि उठाओ जो भी उठाना है। मिलोरी उठाती तो है लेकिन उसको ये यकीन नहीं आता कि आखिर इतने सारे वेपन्स डेरिक के साथ क्या कर रहे हैं। वो छोड़ो, नीचे टॉमी को देखो, वो गन को पहली बार देखकर कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। और डेरिक अब मिलोरी की उस सवाल का जवाब देता है कि आखिर इतने वेपन्स उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो डेरिक कॉमली बोलता है कि ओवर द इयर्स उसने जितने भी फाइट्स लड़े हैं तो उनके लिए बस ये वेपन्स उसने इमरजेंसी के तौर पर तैयार रखे थे, जिसकी आज तक उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो मिलोरी उसे ले सकती है। मिलोरी खुश हुई, मगर जब पीछे का मंजर हमें दिखाया जाता है तो टॉमी ट्रिगर को दबा चुका था और उसको प्रेस करते हुए वो गन फायर कर देती है, जिससे रेना और जो ब्रैंडी थी वो टॉमी से कहती है कि इसको रोको। तो टॉमी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे रोकूं। और डेरिक और मिलोरी को देखो जैसे कि उनको कुछ परवाह ही ना हो कि ये गन उसे आकर लग भी सकती है। मगर चलो, आखिरकार मिलोरी को उसका वेपन दिया गया है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में है, और साथ में डेरिक उससे ये भी कहता है कि कुछ डैगर्स भी उठा लो। अब डैगर्स को लेकर टॉमी के भी कुछ सवाल थे, और हमें पता है कि टॉमी कितना बड़ा डैगर पगलू है, वो तो डैगर के नशे करता है। वो डेरिक से मांगने लगता है कि क्या वो भी थोड़े बहुत डैगर उठा सकता है। तो डेरिक उसको देखकर कहता है कि मेरे मुंह की ओर देखो और पूछो कि क्या तुम्हें सच में ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए। नहीं तो मैं भाला ही दूंगा। अगर तुम लोग भूल गए हो कि आखिर डेरिक टॉमी को क्यों डैगर नहीं देना चाहता, तो तुम्हें याद दिलाता चलूं कि कंपेयर टू डैगर और एक स्पीयर, तो टॉमी डैगर को अच्छे से नहीं चला पाता और स्पीयर को वो फ्लोली चला पाता है। मगर फिर भी उसके फर्स्ट ट्राई में जब सिस्टम ने उसे एक क्लास ऑफर की थी तो स्पीयर क्लास के बजाय उसने एक डैगर क्लास को चुना, जिस पर डेरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, यहाँ तक कि वो उसको छोड़ने तक को तैयार था। और टॉमी ने एक डैगर क्लास को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उसके जो फादर थे तो वो भी डैगर क्लास के एक मास्टर थे। मगर अब ये जरूरी ना हो कि एक डॉक्टर का बेटा सिर्फ डॉक्टर ही बने, क्योंकि टॉमी की रियल पोटेंशियल स्पीयर में छुपी हुई है। तो इसी वजह से डेरिक जब भी टॉमी के मुंह से डैगर का नाम सुनता है तो उसका खून उबलने लगता है, और इसलिए तो डेरिक ने टॉमी को सेकंड टाइम बोला कि जब सेकंड टाइम सिस्टम तुम्हें एक क्लास ऑफर करे तो पूछने की कोई भी जरूरत नहीं और वो स्पीयर क्लास को चुन ले। और ये बात वो बहुत सख्ती से बोलता है। और अब इतनी सारी बातें करने के बाद वो मोमेंट आ ही गया जब रेना और डेरिक बाहर मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए जाते हैं। रेना कहती है कि वो तैयार है और डेरिक बोलता है कि ये सबसे बढ़िया बात वो सुन रहा है। जब वो लोग बाहर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं तो मॉन्स्टर्स उन लोगों के सामने आ जाते हैं, और ये मॉन्स्टर्स साइज में उन लोगों से बहुत ज्यादा बड़े थे, जिसकी ओर देखकर रेना बोलती है कि इसमें तो बड़ा मजा आएगा। डेरिक भी बोलते हैं कि हाँ, और ये कहकर दोनों उन मॉन्स्टर्स पर हल्ला बोल देते हैं। रेना अपनी तलवार को लेकर उन मॉन्स्टर्स को मार रही थी, जबकि अगली ओर डेरिक पर जब पैनल जाता है तो वो तो साला उन लोगों को अपने
अपने हाथों से पकड़कर उनके सिरों को टकरा के उनको बेहोश कर रहा था। जैसे इन मॉन्स्टर्स की किस्मत खराब थी कि उनका अपोनेंट डेरिक है, और जैसे प्लान के हिसाब से इन मॉन्स्टर्स को उनकी आखिरी सांसों में वापस मिलोरी और डेरिक के पास लेकर जाना है ताकि वो दोनों इसको फिनिश ऑफ करें। तो उनमें से एक मॉन्स्टर जिसको होश आ रहा था, तो उसके सामने टॉमी आकर खड़ा होता है और वो बोलता है, हेलो भाई साहब, उम्मीद है आपकी नींद काफी अच्छी गुजर गई होगी। अब आपको मैं मौत की नींद सुला देता हूँ। ये कहकर टॉमी उस वेपन से उस मॉन्स्टर्स का भेजा फ्राई कर देता है। ये देखकर ब्रैंडी उससे वो वेपन छीन लेती है और टॉमी वहाँ पर खड़े खड़े हैरान हो गया था कि उसके हाथों से ब्रैंडी ने यह वेपन कैसे छीना। तो ब्रैंडी उससे धमकी देती है कि अगर इसको वापस नहीं करे तो डेरिक को वो सब कुछ बता देगी। उन दोनों के अलावा मिलोरी उन मॉन्स्टर्स को डेरिक के दिए हुए ऑर्डर के हिसाब से मार रही थी, और इसी तरह ही ये प्रोसेस चलता रहा और रेना और डेरिक इसी तरह ही बाहर डंजन में हंटिंग कर रहे थे। और बहुत सारा ढेर जमा करने के बाद डेरिक रेना से बोलता है कि इतना तो परफेक्ट रहेगा। जब वो लोग उन मॉन्स्टर्स को वापस लेकर आते हैं तो हमें पता चला कि मिलोरी और टॉमी लेवल 25 को हिट कर चुके थे, जिसको लेकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने ये कभी भी सोचा ना था कि डेरिक उनको लेवल 25 तक पहुंचाने में मदद करेगा और वो कभी लेवल 25 को हिट कर पाते। और अब आखिरकार वो मोमेंट आ गया कि मिलोरी और टॉमी अपने लिए क्लास चुनेंगे। डेरिक उन दोनों से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो आखिर में दोबारा से टॉमी से बोला कि टॉमी, जैसा मैंने कहा ना, तो टॉमी बोलते कि हाँ हाँ उसे पता है। और थोड़ा बहुत देखने के बाद उसे आखिरकार सोल स्पीयर के नाम से एक रेयर क्लास मिलती है, जो कि अपने स्पीयर से उसको बीम छोड़ने की एबिलिटी देता है। मगर इस क्लास पर भी टॉमी को जरा सा भी एक्सेप्ट करने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसको डैगर क्लास अपने फादर जैसी चुननी है। तो ब्रैंडी यहाँ पर आती है और टॉमी से बोली कि देखो, अगर तुम डैगर क्लास को चुनते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपने फादर को खोने का डर है, बल्कि असल टेस्ट तो तुम्हारा तभी शुरू होगा जब तुम स्पीयर क्लास को चुनोगे, और तब तुम्हारा टेस्ट शुरू होगा कि तुम अपने फादर को हमेशा के लिए याद रखते हो या नहीं। क्योंकि जैसे तुम्हें पता हो कि मरता तब ही बंदा है जब बंदे उसे भुला देते हैं। अब टॉमी से हटकर जब मिलोरी के क्लास के बात आती है तो वो अनकॉमन क्लास थी, लेकिन वो ग्रोथ टाइप क्लास थी जिसका नाम था ओम्स फ्यूरी, जो कि इंड्योरेंस और ब्लोज पर ज्यादा फोकस करता है। ब्लोज वो भी अपने स्टाफ से वार करके वो एक बहुत खतरनाक सा हमला अपने एनिमीज पर कर सकती है, और इसकी वजह से हर एक बैटल के बाद मिलोरी ग्रोथ टाइप से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगी और उसकी इंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उन दोनों की क्लासेस की ओर देखकर डेरिक बोलता है कि जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था तो ये तो उससे भी ज्यादा अच्छे क्लास हैं। और उन सभी लोगों को देखकर जो कि अब लेवल 30 के बहुत करीब है, तो डेरिक बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन ही मन बोला कि बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी, वो भी इन लोगों को अपने गोल्स तक पहुंचने में। और देखो ये लोग कहां से कहां पहुंच गए। इसके अलावा डेरिक का भी अब क्लास आने वाली थी। वो है तो लेवल 30, लेकिन अपने न्यू सिस्टम में वो अभी अभी लेवल 25 का हो गया है, जो कि तभी हो गया था जब डेरिक ने उन नोबल्स को हरा दिया था। सिस्टम डेरिक को ऑप्शन देता है कि वो अपने लिए एक न्यू क्लास को चुन सकता है या फिर वो अपनी करंट क्लास को अपग्रेड कर सकता है। तो डेरिक बोला कि वो अपनी करंट क्लास को ही अपग्रेड करना चाहेगा, और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी, जो कि इस बात का अंदेशा देती है कि उसकी क्लास और भी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। अपनी क्लास को अपग्रेड करने के बाद उसके कुछ स्टैट पॉइंट्स तो बढ़ते ही हैं, लेकिन सबसे उसे बढ़िया बात ये लगी कि उसे 2 न्यू स्किल्स मिली है, जिसे देखकर डेरिक के चेहरे पर एक मुस्कान थी कि चलो जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था तो आखिरकार वो उसको दे दिया गया है। इन 2 न्यू स्किल्स को लेकर डेरिक को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और वो यही सोच के चल रहा था कि वॉइड कॉल से तो अच्छी स्किल्स उसे दे दी जाए। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो कि उसे जब वॉइड कॉल की एबिलिटी मिली थी और जब उसने इस्तेमाल करा था तो एक वॉइड बीस्ट आया था जिसने डेरिक पर ही हमला कर दिया था। सबसे पहली एबिलिटी जो उसे मिलती है तो उसका नाम होता है वॉइड शिफ्ट, जिसका काम ये होता है कि सिर्फ 500 माना पॉइंट से डेरिक टाइम को स्टॉप करके रियलिटी से बाहर निकलकर वॉइड में जा सकता है, और उसके दिए हुए टेलीपोर्टेशन सिस्टम से वो टाइम एंड स्पेस के बीच में ट्रैवल कर सकता है। यानी कि एक पल के लिए वो आपके सामने खड़ा होगा, और अगर वो वॉइड शिफ्ट का इस्तेमाल करके टाइम को रोक देगा तो वॉइड टेलीपोर्टेशन की मदद से वो आपके ऊपर, आपके साइड, आपके दाएं बाएं, आगे पीछे नीचे सभी जगह से निकलकर आ सकता है। ये एबिलिटी डेरिक के फाइट में बहुत मदद करने वाली है। और दूसरी एबिलिटी जो उसे दी जा रही है तो वो है वॉइड सेंस, जिसका अगर वो इस्तेमाल करेगा तो वॉइड और डेरिक का कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इस एबिलिटी का फायदा क्या होगा कि वो वॉइड के अंदर एबनॉर्मेलिटी जो होगी तो उसको सेंस करके बता सकता है कि कहाँ खतरा होगा और कहाँ नहीं। ये बिल्कुल एक रेडार की तरह काम करेगा कि उसे खतरे का पहले से ही पता चलेगा कि आखिर किस
इस मॉन्स्टर से उसका पाला पड़ सकता है। दोनों एबिलिटीज डेरिक के लाइकिंग की होती है, मतलब कि उसे पसंद आ रही थी और वो दोनों को बाय कर लेता है, क्योंकि अगर सिर्फ एक वर्ड में वो इन दोनों एबिलिटीज को डिस्क्राइब करना चाहे तो वो सिर्फ ओपी ही बोलेगा। जब दोनों एबिलिटीज को वो एक्टिवेट कर देता है तो एक तो वॉइड सेंस की वजह से वो ये फील कर पा रहा था कि वॉइड उसके चारों ओर है और बाकी जो टेलीपोर्टेशन डिवाइस थी तो उसको भी वो अपने सामने देख पा रहा था। डेरिक से बिल्कुल भी ये सब्र नहीं हो रहा था कि आखिर वो वॉइड शिफ्ट को कब इस्तेमाल करेगा, मगर सामने रेना जो कि दीवार पर टेक लगाकर खड़ी हुई थी तो वो डेरिक की ओर देखकर कहती है कि क्या तुम वेव 2 के लिए रेडी हो। तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमारा टॉमी होता है, जो कि एक्साइटमेंट में जब अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, तो उसके जो लेफ्ट हैंड में ये जो स्पीयर था तो उससे वो बीम निकलती है जो कि लगभग मेलोरी को लगने वाली थी। इससे मेलोरी और ब्रैंडी टॉमी के सिर पर कसकर मारती है और ये टॉमी की पनिशमेंट थी क्योंकि वो मेलोरी को हर्ट कर सकता था। और जहाँ तक रेना और डेरिक की बात हो रही है तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि पीछे टॉमी की खटिया खड़ी हो रही है। रेना तो बस बोलती है कि टॉमी का तो यही चलता रहेगा, चलो अब जो हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं तो वही करते हैं। इसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। रेना मॉन्स्टर्स को तलवार से मार रही थी और जहाँ तक डेरिक की बात हो रही है तो वो तो उसको उठाकर खचक खचक गोल गोल घुमा के बिल्कुल बेब्लेड की तरह घूम के सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा था। ये छोड़ो, अगले मोमेंट में तो डेरिक उनके ऊपर एक बहुत बड़े पेड़ से हमला कर देता है। इतना बड़ा पेड़ इन मॉन्स्टर्स को ट्रॉमा दे रहा था। उन मॉन्स्टर्स को भी यही लग रहा था कि यहाँ पर मॉन्स्टर हम है या फिर ये डेरिक है। और आखिरकार बहुत मुशक्कतों के बाद वो उन सभी मॉन्स्टर्स को धूल चटा देते हैं और रेना आखिर में बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई, लेकिन डेरिक उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत खूब, लेकिन जब लास्ट में कुछ चीज बचती है तो अभी के लिए भी मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि इतनी जल्दी हार मत मानो। ये जो बची कुछ स्टेमिना तुम में बची है तो इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि बचता है आखिर में एक बॉस जिसका जो ही वो नाम लेता है तो वो बहुत ही जोर से दहाड़ता है। वो बॉस ठीक रेना और डेरिक के सामने आता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एक्स था, मगर इसको आयरन हूफ कहते हैं और इसका लेवल 65 था, जो कि कंपेयर टू उस एसिडिक घूल से तो ज्यादा पावरफुल तो नहीं है। इतने बड़े मॉन्स्टर्स को देखकर डेरिक रेना से बोलते हैं कि अब वो उसके फाइट के बीच में एक हैसल हो सकती है तो वो उसको वापस भेज देता है। और रेना भी बात को समझकर कहती है कि इस पर वो कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देगी क्योंकि वो खुद ही देख रही है कि ये जो मॉन्स्टर है ये उसकी लीग से बहुत बाहर है। और मॉन्स्टर्स के खिलाफ जब डेरिक अपना स्पेयर निकाल रहा था तो वो उस हूफ मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हारे लेवल और मेरे लेवल में सिर्फ 30 लेवल का फर्क है, तो मैं तुम पर ज्यादा हार्ड तो नहीं जाऊंगा, तुम पर तरस खाना है क्योंकि मुझे बहुत सारे अपने खिलौनों को तुम पर इस्तेमाल जो करना है, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये फाइट बिल्कुल मैं फेयर रखने वाला हूँ और तुम आसानी से बिल्कुल नहीं मरने वाले। इससे उस आयरन हूफ मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो सामने की ओर बिना टाइम वेस्ट किए एक स्लैश लगाता है, जिसको आता हुआ देखकर डेरिक वॉइड शिफ्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे टाइम मुकम्मल फ्रीज हो जाता है। जो पत्थर उस पर आकर लगने वाले थे तो वो भी फ्रीज हो जाते हैं। और जब वो उस आयरन हूफ मॉन्स्टर को आवाज देता है कि हे बडी, क्या तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, तो उसके रिस्पॉन्स न देने पर डेरिक को समझ में आ गई कि उसकी एबिलिटी टाइम स्पेस के साथ जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको भी फ्रीज कर देगा। तो उसी वजह से ये आयरन हूफ मॉन्स्टर हिल नहीं पा रहा। तो यहाँ वहाँ एक्सप्लोरेशन करते वक्त उसको पोर्टल्स भी दिखते हैं, जिसमें जब वो अपना हाथ डालता है तो उसका हाथ वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आकर उसी को ही पोक कर देता है, जिससे डेरिक चौंक गया और वो बोलता है तेरी की माँ की आंख, ये क्या था। डेरिक अपने ही हाथ से बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर बाद में जब उसे इस पोर्टल्स के फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया एबिलिटी है। हाँ, बस फर्क ये है कि इसको सीखने में डेरिक को काफी ज्यादा वक्त लग सकता है और साथ में ये माना कंजम्पशन भी बहुत तेजी से करता है। तो जो ही वो माना के बारे में बात करा तो साइड से सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि माना 10% रह चुकी है, जिस पर डेरिक बोला मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया, चलो डीएक्टिवेट करते हैं स्किल को डीएक्टिवेट करने के बाद वो एक टेलीपोर्टेशन के थ्रू वो उस अटैक को डोज करके टेलीपोर्ट होकर उस मॉन्स्टर्स के पीछे आ जाता है। मॉन्स्टर जब ये देखता है कि सामने से वो टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ गया तो उसको कुछ समझ में नहीं आई और डेरिक उसको चिढ़ाकर बोलता है कि तुम्हारा वार तो बहुत कच्चा है क्योंकि तुमने मुझे मिस कर दिया। इसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से हल्ला बोलकर डेरिक पर हमला कर देता है, जिसको डेरिक अपने उस ब्रेसलेट के थ्रू रोक कर उससे कहता है कि जरा हौसला रखो, तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, लेकिन वेट, मुझे टेस्ट आउट करने दो। ये कहते हुए वो अपनी मेडिटेशन को ऑन करता है और बीच फाइट के वो मेडिटेट करने लगा ताकि वो अपने माना पॉइंट्स को दोबारा से रिकवर कर ले। माना पॉइंट्स को रिकवर करने के बाद वो अगेन वॉइड शिफ्ट को एक्टिवेट करके उस आयरन हूफ के साइड में आ जाता है और अगेन वो उससे बोला कि इस बारी भी तुम्हारा निशाना चूक गया। इससे उस आयरन हूफ को और मजीद गुस्सा आ जाता है और वो बार बार
लगातार डेरिक पर हमला करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो डेरिक को मारना चाहता है लेकिन डेरिक पर उसका वार लैंड ही नहीं कर पाता। यही चीज उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी, मगर डेरिक भी उसका वीक पॉइंट समझ गया और वो बार बार उसे गुस्सा दिलाता रहा और अपनी एबिलिटी को टेस्ट आउट करता रहा। कभी साइड से, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, हर एक जगह से वो पोर्टल यूज कर करके उसके अटैक को टेलीपोर्ट होकर डॉज करता था। और आखिर में जब उसने एबिलिटी को पूरी तरह से अडेप्ट कर दिया तो उसके वेपन पर लैंड करके वो उसकी ओर भागता है और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसका लेवल अप भी हो जाता है। और वो कहता है कि चलो अब इस एबिलिटी को वो काफी स्मूथली इस्तेमाल कर पाएगा। साथ में वो इस एबिलिटी की तारीफ करता हुआ बोला, मानना पड़ेगा, बड़ी ही धमाकेदार चीज हाथ लगी है। अब जबकि डेरिक और उसकी टीम ने इस डंजन को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, तो डंजन के रिवॉर्ड्स की अब बारी है कि उन लोगों को कौन कौन सा रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने चहेते डेरिक की। तो उसको स्क्रॉल ऑफ रिस्टोरेशन दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस यही होता है कि इसको एक टाइम यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके एक टाइम यूज करने से बंदा जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है तो उसकी हेल्थ पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। मगर इसके कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन में सिस्टम उसे ये बताता है कि ये उस बंदे पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो कि मरने की कगार पर हो, यानी कि इसको तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब बंदा बहुत ज्यादा जख्मी हो या फिर फाइट के बीच में हो। ये सरप्राइज काफी अच्छा होता है, लेकिन डेरिक जैसे बंदे के लिए ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि जब भी डेरिक फाइट करता है तो उसे ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और ना ही उसको इतनी चोटें पड़ती हैं, तो ये उसके किसी काम भी नहीं आने वाली। और वो नेक्स्ट टाइम के लिए होप रखता है कि चलो इससे अच्छे डंजन में उसे कभी न कभी तो अच्छा चीज मिल ही जाएगा। मगर डेरिक से हटकर जब डेरिक मेलोरी की ओर देखता है तो वो रो रही थी। और अब रोने की वजह क्या थी? क्योंकि उसे एक ऐसी स्क्रोल मिली है जो कि डेरिक के स्क्रोल की प्रॉपर्टी को पूरा कर सकता है। मतलब कि डेरिक का स्क्रोल उस बंदे को जिंदा नहीं कर सकता और ना ही उसको हील कर सकता है जो कि मौत की कगार पर हो। मगर मेलोरी को जो स्क्रोल मिला है तो उसका नाम है स्क्रोल ऑफ रेजरेक्शन। ये एक ऐसा स्क्रोल है जो कि मरे हुए बंदे को भी दोबारा जिंदा ला सकता है, और ऑब्वियसली ये भी एक बार ही वो इस्तेमाल कर सकती है। मगर वो रो क्यों रही है? तो अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो मेलोरी और ट्रेविस और ब्रांडी ये एक ही फैमिली थे। ट्रेविस अपने बेटी और अपने बीवी को बचाने के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठा, और ये मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ जब चीफ लियोन का विलेज पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। तो मेलोरी की यहाँ पर इस तरह रोने की वजह सिर्फ यही थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। वो कहती है कि अगर ये स्क्रोल मेलोरी के पास उस मोमेंट पर होती तो वो ट्रेविस को बचा सकती थी। तो डेरिक मेलोरी की ओर देखकर जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी तो वो अपने मन ही मन कहता है, मानना पड़ेगा ये सिस्टम लोगों की फीलिंग्स के साथ कैसे खेलता है। इसके लिए तो इस सिस्टम को 21 तोपों की सलामी हो। इसके बाद रेना की बारी आती है। तो रेना को यहाँ पर एक स्किल स्क्रोल मिला है जिसका काम ये है कि अगर एक बंदा कोई स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहता है तो अपने पॉइंट को वेस्ट ना किए हुए वो इस स्क्रोल का इस्तेमाल करके वो उस स्वॉर्डमैनशिप को सीख सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और टॉमी की अगर बात हो रही है तो उसको भी सेम डेरिक वाला स्क्रोल मिलता है जो कि है स्क्रोल ऑफ रिस्टोरेशन। टॉमी के चेहरे से हम साफ साफ ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा डिसअपॉइंट है, क्योंकि वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेवल 50 के बीस्ट डंजन में आने के बाद उसे कुछ अच्छा रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, और ये अच्छा ही रिवॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर टॉमी कुत्ते का पिल्ला बन रहा है। उसको जो चीज दी जा रही है उस पर वो शुक्र नहीं मनाता, बस लालची बच्चे की तरह उसको हर बारी मसाला ही चाहिए होता है। अब आखिर में जो बचती है तो वो है ब्रांडी। तो ब्रांडी अपने स्क्रोल को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी। उसकी स्क्रोल का ब्रांडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज पढ़कर वो कहती है कि ये एक ऐसे टाइप का स्क्रोल है जिसमें आप एक एनिमल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और एक बीस्ट के साथ भी। तो एक बीस्ट या फिर एनिमल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो ना कि सिर्फ आपका पेट बन सकता है, बल्कि अगर धीरे धीरे तुम ग्रो करते हो और स्ट्रॉन्ग होते जाते हो तो वो पेट और बीस्ट भी आपके साथ ग्रो करता जाएगा। तो इसीलिए ही इस स्क्रोल का नाम है द स्क्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको डेरिक कान लगा के सुन रहा था। और वो कहता है, अब मैं कहां से कूदूं, खुद को मार डालूं या फिर क्या करूं? लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़कर मुझे उस साइको बनी की बात क्यों याद आ रही है? क्या मैं उसी साइको बनी को अपना एक बीस्ट पेट बनाने को कंसिडर कर रहा हूं? मगर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डेरिक यही कंसिडर कर रहा था। जिस साइको बनी ने उसकी जान लेना चाही, वो भी हर एक बात पर जो कि उसमें छेद करना चाहता था, तो उसी मर्डरस बनी को डेरिक अपना एक पेट के
के तौर पर रखना चाहता है और फ्यूचर प्लान सोच रहा था। इसी वजह से तो डेरिक ने ये बोला कि वो खुद को गोली मारे या फिर छत से कूद जाए, क्योंकि वो एक ऐसे बीस्ट को अपना पेट बनाने का कंसिडर कर रहा है जो कि उसको छेद करने के लिए बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करेगा। मगर आखिर में वो स्क्रोल वो ब्रांडी से मांगता है और ब्रांडी उसको खुले दिल से वो स्क्रोल देने के लिए भी तैयार हो जाती है, जो कि देखकर डेरिक बोलता है क्या सच में? तो उसकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मिलोरी उससे कहती है कि डेरिक देखो, तुमने आज तक हमारी मदद ही की है, तो अगर तुम कुछ मांगोगे तो हम वो तुम्हें इसलिए देंगे क्योंकि हम तुम्हारे आभारी हैं, हम तुम्हारे कर्जों में डूब गए हैं, तो अगर तुम कुछ भी मांगोगे तो हम तुम्हें दे देंगे। अब मेरी इस बात को सुनकर मेरे सब्सक्राइबर्स में तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका दिमाग जोनी बाई के दिमाग के साथ कनेक्ट हो गया होगा, क्योंकि मिलोरी ने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई जो मांगोगे तो वही देंगे, तो बस भाई पलंग तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। मगर अब मजाक से हटकर डेरिक शर्मा रहा था और वो कहता है कि मुझे मांगने की आदत नहीं है। तो मिलोरी उससे कहती है कि मांगने की आदत बना लो। देखो भाई, वो साफ साफ हिंट दे रही है, डेरिक भाई कर ले भाई, वर्जिन ही मरेगा। मजाक से हटकर मिलोरी उससे बोलते हैं कि एक दोस्त होने के नाते, फ्रेंड विद बेनिफिट्स नहीं, एक दोस्त होने के नाते तुम हमसे मांग सकते हो जो मांगना है। भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर यार? मैं एक मानवा को ही पढ़ रहा हूँ ना, और एक मानवा को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना कि किसी हेंताई को। हाँ, मानवा ही लग रहा है, तो मानवा की तरह एक्सप्लेन करेंगे, है ना भाइयों? तो अब यहाँ पर उन लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया है और बाकी के डंजन्स भी रहते हैं, तो डेरिक अपनी टीम से कहता है कि चलो चलते हैं। डेरिक सबसे आगे था, तो पीछे से टॉमी बोलता है कि इस बार तो नहीं भागेंगे ना, तो डेरिक बोलता है कि भागेंगे ही, जिस पर टॉमी बोलता है ये मेरी अपनी ही गलती है जो कि मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद वो लेवल 50 के फायर डंजन में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद डेरिक को कुछ भी समझाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही 20 डंजन से होते आ रहे हैं। तो बस रेना से उसने बोला कि चलो चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो रेना और डेरिक लग जाते हैं उन मॉन्स्टर्स को हराने में, और बाकी के क्रू जो होता है तो वो भी हेल्प कर रहा था, वो भी मॉन्स्टर्स को हराने में, क्योंकि अब उनका लेवल भी लेवल 30 तक पहुंचने वाला था और उनका लेवल 25 प्लस है। बस साथ ही साथ में वो लेवल अप भी करते जा रहे थे और साथ में वो डंजन को भी अब डेरिक के साथ मिलकर क्लियर भी कर रहे थे। अगला सीन लेवल 45 के फेदर डंजन में आता है, जहाँ पर उनका सामना बहुत बड़े बड़े पक्षियों से हो रहा था जो कि इंसानों को तक खा सकते हैं। उसमें सब लोग लेवल अप कर रहे थे, तो नीचे जो ब्रांडी थी वो उनके पंखों को उठाकर बिल्कुल पागल हो रही थी और वो बोलती है कि और मारो उनको, और मारो, मुझे और मटेरियल चाहिए। ब्रांडी सच में एक बहुत ही लालची मर्चेंट बनेगी। अगला सीन लेवल 55 के वाटर डंजन पर जाता है। अब अंडर वाटर में वो सांस भी ले रहे थे और साथ में लड़ भी रहे थे, और अंडर वाटर में लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका था, जिसकी वजह से एक मेगलाडॉन बड़ी तेजी से आती है और वो डेरिक को खा जाती है। रेना अगर कुछ करती है तो वो बस चिल्लाना ही होता है कि डेरिक संभल कर, मगर शायद उस बड़ी मेगलाडोन शार्क को ये पता नहीं था कि उसने आखिर निगला किसको है। उसके पेट में हलचल होती है और उसके मुंह को फाड़ता हुआ डेरिक बाहर निकलता है, लेवल अप भी करता है और साथ में उसका चैनल वॉइड जो था तो वो भी काफी हद तक अपग्रेड हो रहा था। एक और डंजन से वो गुजर कर जाते हैं जो कि लेवल 50 का था और उस डंजन का नाम फ्लावर डंजन था। तो अब फ्लावर डंजन में कंफ्यूजन पहली हुई थी कि आखिर मॉन्स्टर्स कहाँ पर हैं। तो तभी रेना और डेरिक के सामने एक बहुत बड़ा म्यूटेटेड फ्लावर आता है जो कि एक मॉन्स्टर फ्लावर था और उसको भी ये लोग क्लियर कर ही देते हैं। अब उनको निकले हुए 3 दिन हो चुके थे और 3 दिनों में उन्होंने बहुत सारे डंजन्स को क्लियर करा है, साथ में कुछ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड और बहुत सारे मटेरियल्स उनके हाथों लग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों का लेवल भी अप हो चुका है। डेरिक ब्रांडी से बोलता है कि तुमने ये जो इतनी बड़ी थैली अपने कंधे पर उठाई है, तो क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं इसको अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रखूं? तो ब्रांडी बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर आई हूँ तो अपना सामान खुद ही उठाऊंगी। इसी बीच मेलोरी कहती है कि 3 दिन हो चुके हैं, उन्होंने लगातार बहुत सारे डंजन्स को क्लियर भी करा है, मगर उसको थकावट बिल्कुल भी फील नहीं हो रही, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो डेरिक उसका वेलकम करता है कि एक हायर स्टेट और हायर मेडिटेशन लेवल में तुम्हारा स्वागत है, जिसमें तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारे स्टेट ज्यादा होने की वजह से तुम्हारे हर एक फाइट में तुम अपना
पसीना नहीं बहाओगे। अब वो जो हायर स्टैट की बात कर रहा था तो उसको याद आया कि उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे वो अपने स्टैट्स को अपग्रेड कर सकता है। तो उसके पास टोटल 618 पॉइंट्स थे जो कि इतने ज्यादा थे कि डेरिक बोलता है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई हैकर हूँ या फिर मैं चीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि भाई मुझे रोकेगा कौन। तो अब यहाँ पर भी उसको एक रिवॉर्ड के तौर पर एक पैसिव स्किल मिल सकती है। उसके लिए डेरिक को अपने पॉइंट्स स्ट्रेंथ के अलावा भी बाकियों में डालने पड़ेंगे, मगर फोकस ज्यादा स्ट्रेंथ पर ही करना होगा क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी उसकी ज्यादा है। उसने किया भी नहीं होता है कि उसकी खुशी 7वें आसमान तक पहुंच रही है। और पॉइंट्स को एडअप करने के बाद पता चला कि उसके पास 2 अब न्यू स्किल आ चुकी हैं जो कि ऑफेंसिव स्किल थी, ना कि कोई पैसिव। तो जो वो ये समझ रहा था तो उससे बढ़कर उसे एक स्किल दी जा रही है। सिस्टम उसे बहुत ऑप्शन देता है और उन ऑप्शंस में से उसे 2 चुनना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला ग्लास कैनन का था जो कि एंड्योरेंस को 10% कम करके स्ट्रेंथ को अपग्रेड कर सकता है। दूसरी स्किल थी स्वीपिंग स्लैश, इससे जो उसके वेपन्स होंगे तो उसके स्लैश का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तीसरे नंबर पर रैपिड मूवमेंट, इसके लिए ज्यादा मुझे कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक वर्ल्ड विंड की एक स्किल आती है जिससे वो 360 स्लैश लगा सकता है जो कि पूरे 5 सेकंड तक वहां पर होगी। और फिर आखिर में मल्टी स्ट्राइक, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की कोई भी जरूरत नहीं। अब यहाँ पर 2 ऐसी स्किल चुननी है जो कि उसके काम आएगी। अब 2 स्किल्स जो उसने चुनी है तो उसमें सबसे पहला स्वीपिंग स्लैश और दूसरा मल्टी स्ट्राइक्स। अब ये उसने इसलिए चुना है क्योंकि उसका ओल्ड सिस्टम जो है तो वो कुछ यूं काम करता है कि अगर कोई सिमिलर एबिलिटी उसे प्रेजेंट के मतलब के न्यू सिस्टम से मिलती है तो अगर वो पुराने सिस्टम्स की तरह हो तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगी। और उसकी कुछ पुरानी एबिलिटीज को याद करके स्वीपिंग स्लैश और मल्टी स्ट्राइक्स जो है वो ही ज्यादा कॉम्पैटिबल है और वो ही मर्ज हो जाएंगे। बाकियों की कोई भी जरूरत नहीं, तो वो उन दोनों को चूज कर देता है। स्किल को मर्ज होने में थोड़े ही सेकंड्स बचते थे और पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वो क्रू से कहता है कि थोड़ा सा रुको, मुझे कुछ ट्राई करना है। वो सभी लोगों को पीछे थोड़ा सा होने का कहता है और फिर भाले की मदद से वो सामने की ओर स्वीपिंग स्लैश का इस्तेमाल करके एक स्ट्राइक लगाता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जमीन से पानी निकल आता है। डेरिक इतना ज्यादा सेटिस्फाइड था कि वो अपने क्रू की ओर देखकर कहता है कि अब वो अनडाइंग डंजन के लिए तैयार है। जबकि इस सीन से हटकर वॉलिंस के फादर पर जाता है जहां पर अब तक उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो कहां पर है। बटलर सिर्फ इतना ही कहता है कि लास्ट मैसेज वॉलिंस की तरफ से यही उन लोगों को सुनने को मिला था कि वो विलेज से सिर्फ 1 घंटा दूर है, फिर कुछ भी सुनने को नहीं मिला। तो अब मैटर को अपने हाथों में लेकर किंग कहता है वो भी अपने एक अच्छे बंदे से जिसका नाम ब्रॉन्सन है कि उसके बेटे को ढूंढो। और वो बहुत ही गुस्से में कहता है क्योंकि अब उसे चिंता हो रही थी कि आखिर उसका बेटा वॉलिंस कोई खबर क्यों नहीं दे रहा। मगर इससे बढ़कर हमने डेरिक और उसकी टीम को देखा कि वो लेवल 100 के अनडाइंग डंजन के सामने आ गए थे, जिसको देखकर डेरिक उन सब से कहता है कि आज तुम लोग उसके साथ बहुत ही कुछ खतरनाक चीजें देखने वाले हो। रेना उस अनडाइंग डंजन को देखकर कहने लगी कि हाँ, इसकी ऑरा बाकी डंजन से बहुत ज्यादा अलग है, जिस पर करेक्ट करते हुए डेरिक रेना से कहता है कि ऑब्वियसली क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। और डेरिक रेना के साथ बाकी लोगों से कहता है कि बस तुम लोग सेफ हाउस में ही रहना और रिवॉर्ड्स का इंतजार करना। अंदर की फाइट को वो ही अकेला लड़ेगा क्योंकि वो खतरा मोल नहीं लेना चाहता और ना ही अपने अलावा किसी और की जान को लेकर टेंशन लेना चाहता है। ये कहते हुए वो सभी लोग अनडाइंग डंजन में चले जाते हैं और अब जैसे डेरिक ने बताया था तो वो बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। डेरिक के अलावा बाकी लोग जितने भी थे तो वो नीचे सेफ हाउस में खड़े थे। डेरिक डंजन के स्टार्टिंग पॉइंट के दरवाजे के साथ खड़े होकर उनको एक वार्निंग देता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस दरवाजे को खोलना नहीं, क्योंकि इसके उस पार कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स उन लोगों का खात्मा कर सकते हैं कि ये लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे और वो मॉन्स्टर्स तुम लोगों को मार डालेंगे। तो अच्छा यही होगा कि इस दरवाजे को कभी भी मत खोलना जब तक डेरिक उन लोगों के पास खुद नहीं आ जाता। जब डेरिक के साथ हम दरवाजे के उस पार का मंजर देखते हैं तो वो एक ग्रेवयार्ड था। अब डेरिक कहता है कि जैसा इसका नाम है अनडाइंग, तो ये थीम और ये ग्रेवयार्ड बिल्कुल मैचिंग है। मगर जब वो आस पास नजर डालता है कि आखिर मॉन्स्टर्स
कहाँ पर है, तो ना ही वो हवा में होते हैं और ना ही वो उसके सामने होते हैं। तो आखिर मॉन्स्टर्स है कहाँ? तो अब लोगों को एक सरप्राइज देता चलो कि वो जमीन से बाहर निकल कर आते हैं, जो कहते हैं स्केलेटन मॉन्स्टर्स। उन स्केलेटन मॉन्स्टर्स को देखकर डेरेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके पास्ट के सिस्टम में भी वो इन स्केलेटन वॉरियर्स के साथ लड़ चुका है। और एक बात तो उसे इन मॉन्स्टर्स को लेकर कहनी ही पड़ेगी कि ये लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं। जब एक एक करके सारे स्केलेटन वॉरियर्स उनके ग्रेवयार्ड से निकलकर बाहर आते हैं, तो सिस्टम हमें दिखाता है कि इन स्केलेटन वॉरियर्स का लेवल 100 है। मतलब कि यहाँ पर हर एक स्केलेटन उसका लेवल 100 है। मगर स्केलेटन वॉरियर्स वहाँ पर सिर्फ अकेले मॉन्स्टर्स नहीं थे, क्योंकि उसके अगले ही पल ही हम कुछ वैम्पायर बैट्स को देखते हैं। और अगर इनके भी लेवल की बात की जाए तो इनका लेवल भी लेवल 98 होता है। खतरे को अपने सामने देखकर डेरिक डरने के बजाय बहुत ज्यादा थका हुआ नजर आता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि ये इसके रोज का हो। मगर वो एक चीज को लेकर थोड़ा बहुत खुश है कि इस डंजन्स में जितने भी मॉन्स्टर्स को वो मारेगा तो डेरिक का लेवल भी साथ साथ में बढ़ेगा। आसान शब्दों में डेरिक को पता है कि इस डंजन को क्लियर करने के बाद उसका लेवल बहुत ही बढ़ने वाला है। और अगले ही पल फाइट शुरू होती है, लेकिन इस फाइट में डेरिक को लगा था कि ये भी बाकी फाइट्स की तरह होगी। मतलब कि एनिमी का अटैक उस पर खरोच भी नहीं ला सकता, लेकिन जो ही एक स्केलेटन वॉरियर उस पर अपनी पकड़ी हुई स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाता है तो डेरिक को खरोच क्या उसका तो खून बाहर आने लगता है, जो कि एक अंदेशा देता है कि ये एक काफी गहरा कट था। जो कि नोटिस करने के बाद डेरिक अपने दूसरे पंच में उस स्केलेटन वॉरियर को चकनाचूर कर देता है। मगर इस घाव को देखकर वो एक बात तो समझ ही गया कि एवे ही इसको अनडाइंग डंजन का नाम नहीं दिया गया, और ना ही इस अनडाइंग डंजन का ये जो लेवल है ये दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रहने वाले ये मॉन्स्टर्स अगर इतना कर सकते हैं तो डेरिक को सीरियस होना पड़ेगा। जिसके अगले सेकंड ही वो अपना स्पीयर निकालकर स्वीपिंग स्लैश लगाता है, और उस स्वीपिंग स्लैश के कांटेक्ट में जो भी स्केलेटन उससे टच होकर जाता है तो वो बिखर जाता है, और एक को तो उसके गर्दन से पकड़कर उसका सिर ही उखाड़ देता है। और कुछ ही स्केलेटन्स को मारने पर डेरिक ने ये नोटिस किया कि उसका लेवल अप हो रहा था। डेरिक बिल्कुल एक सैविज की तरह उस खोपड़ी को जोर जोर से घुमाता है, जिससे वो वैम्पायर बैट्स जो थे उनको वो एक एक करके गिरा रहा था। और एक जो कि कुछ ज्यादा ही चीख रहा था उसकी ओर तो फेंककर सीधा उसका मुंह बंद करवाता है। मगर वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट रहना तो ठीक है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। तो डेरिक अपनी ही गलती की वजह से ये देर से नोटिस करता है कि ये स्केलेटन्स तो जमीन से भी हमला कर सकते हैं, तो वो खुद को उनके अटैक में अब बीचों बीच पाता है। मगर उसके पास वॉइड शिफ्ट था, जिसकी वजह से उसने टाइम को रोककर उस अटैक को टाइम से ही डोज कर दिया। डेरिक के पास अगर ये वॉइड शिफ्ट ना होती तो आप लोगों को क्या लगता है कि डेरिक क्या उस अटैक को डोज कर पाता? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब अनडाइंग डंजन में लड़ने का ये पहला एक्सपीरियंस डेरिक कुछ इसे ऐसे एक्सप्लेन करता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, वो तो और ज्यादा ब्रूटल इसे एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी भी एक नॉर्मल रैंकर के लिए ये ओवरफ्लो हो सकता है, मगर डेरिक बताता है कि उसके लिए ये पानी कम चाय है। तभी अपने बातों के बीच में उसने कुछ आवाजें सुनी। ये आवाज उन्हीं स्केलेटन वॉरियर्स की थी, क्योंकि है तो वो कंकाल, तो वो एक दूसरे को जोड़ रहे थे, वो भी बिल्कुल लेगो की तरह। वैसे इस टीम वर्क के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था जैसे डेरिक को ये लगा। डेरिक कहता है कि ये तो अनफेयर है, मगर आसपास नजर डालने के बाद उसे वो एक कंकाल दिखा जिस पर अभी तक उसकी वॉइड की पावर थी। वो सिर्फ वॉइड की पावर की वजह से अब तक मुर्दा है और बाकी कंकालों की तरह खुद को नहीं जोड़ रहा। अब उसके पास सॉल्यूशन आ गया है, तो वो कहता है कि चलो अगर अपनी स्पेशल एबिलिटीज से इन लोगों को रोका जा सकता है तो फिर वक्त क्यों ही बर्बाद करना। ये कहता हुआ वो वॉइड की पावर को और ज्यादा रिलीज करने लगता है और ऊपर से उन लोगों पर हल्ला बोल देता है। मगर उसके साथ लैंड करते ही वॉइड की पावर ऊपर आसमान से बिल्कुल बिजली की तरह उन पर गिरती है, और जैसे ही इम्पैक्ट खत्म होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन वॉरियर्स बस मरे पड़े थे। वो खुद को दोबारा अब नहीं जोड़ रहे थे। अपनी गर्दन को क्रैक करता हुआ वो कहता है, अब मैं राउंड 2 के लिए रेडी हूँ। अगर मैं ये पहले ही रियलाइज कर लेता तो मैं वॉइड की पावर को कब का इस्तेमाल कर लेता। जब सीन डंजन के राउंड 2 पर जाता है तो वहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली हम एक जाने माने मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि लेवल 112 एसिडिक घोल था। मगर वो एक नहीं था, बल्कि वो काफी ज्यादा तादाद में भी थे, जिसे देखकर डेरिक कहता है कि मेरे दोस्त, तुम्हें तो मैंने बहुत ज्यादा मिस किया है। तुम्हारा ही वेट था कि तुम कब बाहर आओगे। ये कहते हुए अपने सामने एसिडिक घोल को देखने के बाद डेरिक स्लाइटली अपने स्पीयर को थोड़ा सा कस के
पकड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे वो इस डंजन में आगे बढ़ता है तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। उन तीनों एसिडिक घूल ने जब डेरिक पर हमला किया तो डेरिक बिल्कुल एक सैमुराई की स्टाइल की तरह उन पर हमला करके उनके बीचों बीच में से गुजर जाता है और अपनी मल्टी स्ट्राइक की पावर को एक्टिवेट करके वो उन पर बहुत सारे अटैक मतलब के स्ट्राइक्स लैंड भी करता है और इन तीनों घूलों को भी वो धूल चटा देता है। अब फाइट करते करते हमें पता चला कि डेरिक का लेवल 50 तक आ चुका था, वो भी इतना जल्दी। तो वो कहने लगा कि अब शायद मुझे एक न्यू क्लास चूज करने की ऑप्शन मिल सकती है। तो उसके एक सेकंड के बाद सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका लेवल 50 का हो गया है। डेरिक या तो अपनी पुरानी क्लास को एक्टिवेट करे या फिर वो अपने लिए एक न्यू क्लास चुने। नोटिफिकेशन को देखकर डेरिक कहता है कि अभी अभी तो उसने अपनी क्लास को अपग्रेड करा था, इतना जल्दी अगर सब कुछ होगा तो जिस रैपिड स्पीड से डेरिक आगे बढ़ रहा है तो कोई भी उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। डेरिक जो कि इस सोच में था कि वो अपने लिए एक न्यू क्लास चुने या फिर वो अपनी पुरानी क्लास को अपग्रेड करे, तो उसके पीछे हमें एक सरप्राइज देखने को मिलता है कि वो जो एसिडिक घोल था तो वो दोबारा से जिंदा हो रहा था, वो भी बिल्कुल कंकालों की तरह खुद को जोड़ रहा था। हालांकि डेरिक जो कि नोटिफिकेशन की ओर देखकर कहता है कि ये नया सिस्टम आखिर उसको क्या बनवाना चाहता है, तो वो एसिडिक घोल डेरिक पर पीछे से स्नीक अटैक कर देता है, मगर डेरिक उसके अटैक को अपनी एबिलिटी से डॉज कर देता है और सामने से गायब होकर पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, वो भी पोर्टल के थ्रू। डेरिक उन घोल्स की ओर देखकर कहता है कि आखिर इस डंजन में ये मॉन्स्टर्स मरने का नाम क्यों नहीं ले रहे, इनकी आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या इस डंजन में कोई भी मॉन्स्टर नहीं मरना चाहता। डेरिक तो उनका भला कर रहा है ताकि वो आराम और चैन की नींद सो जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करने में डेरिक को ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के ना मरने का और बार बार खुद को जिंदा करने का राज और कोई नहीं बल्कि एक लीच था, जो कि अपनी पावर को बार बार इन मॉन्स्टर्स में कन्वे कर रहा था ताकि ये 1000 बार भी अगर मरे तो ये खुद को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। डेरिक उसकी ओर देखकर कहता है, तो आखिर तुम मेरे फाइट में उंगल कर रहे हो, चलो शुक्र है मुझे उस कॉज के बारे में पता तो चला कि आखिर इस डंजन में ये मॉन्स्टर मरने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रहे। और लीच बिल्कुल वैसे ही कर रहा था, वो और घूल्स भी बना रहा था और साथ में जो घूल्स थे उनमें और ज्यादा अपनी पावर को कन्वे करके उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना रहा था, जो कि दिक्कत की बात तो नहीं है, लेकिन अब डेरिक का इन लोगों को दोबारा मारने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि इनको दोबारा मारने पर उनका लेवल अप नहीं होगा। बस ये लोग कचरा है जो कि बार बार जिंदा हो रहे हैं, और ये लीच अगर इसको वो हरा देता है तो ये उंगल करने का काम खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हमने कुछ स्केलेटन्स को देखा जो कि लीच की पावर से दोबारा से रिवाइव हो रहे थे, और वो भी काफी रैपिड स्पीड से। इसे देख डेरिक एकदम से एक्शन में आ गया और एक एक करके दोबारा से उन स्केलेटन्स को मारते जा रहा था, वो भी ये कहकर कि ना मुन्ना ना, एक मर्तबा तू मारा गया है, दोबारा तुम्हें मारने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि तुमसे मुझे अब कोई एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो तुम सोते हुए अच्छे दिखते हो, हमारी मम्मी ने अभी तुम्हें नहीं जगाया तो इसलिए सोते ही रहो। डेरिक आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर उस लीच को धमकी देकर कहता है कि तू उंगली करना बंद कर दे, और अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम अकेले आकर मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो, इनको सोने दो और इनका कुछ काम नहीं है, बस तुम इनको जिंदा करोगे और ये मुझसे दोबारा लड़ने के लिए आएंगे। अगर मैटर मुझसे है तो मुझसे खुद आकर दो हाथ लगा लो, लग पता जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ इस तरह खेलने में मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरी टीम बाहर मेरा इंतजार कर रही है, और मुझे पता है कि वेट करते करते वो भी थक जाएंगे और अंदर आकर तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे, तो उससे पहले मुझे ही तुम्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा। और रिस्पॉन्स में लीच अपनी पावर को जैसे ही रिलीज करने लगा तो वो डेरिक से बोला कि तू मर ही जा, और साथ में तुम्हारे दोस्त भी। तो जो ही लीच ने ये बोला तो उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे तो वो डेरिक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब डेरिक भी उनका मुंह देखकर उनका वेट नहीं करेगा, वो भी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया और अपनी मल्टी स्ट्राइक एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो एक एक करके उन सारे स्केलेटन्स को दोबारा मार डाल देता है, जिसके साथ वो कुछ देर पहले फाइट कर चुका था, और अब उसको कोई एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा, बस उसका ये लीच मजा ले रहा है और उसको बस डेरिक को और भी ज्यादा टायर्ड करना है। जब लीच के मिनियंस को दोबारा से डेरिक ने मार डाला और मिनियन को देखकर लीच दोबारा से अपनी पावर से उन लोगों को रिवाइव करने लगा, तो इसी मौके का फायदा उठाकर डेरिक चैनल वॉइड का इस्तेमाल करके उसके पीछे आ जाता है। मगर उससे पहले हम देखते हैं कि लीच डेरिक को नोटिस नहीं कर पाता
था और अपनी पावर को अपनी मिनियंस में कन्वे करने लगा ताकि वो दोबारा से उठ खड़े हो जाए और डेरिक से दोबारा फाइट करने लगे। लेकिन अब डेरिक उसको नीचे नहीं बल्कि उसको पीछे दिखाई देता है और डेरिक उसको पीछे से कहता है कि ना मुन्ना ना, ये हम दोबारा नहीं करने वाले। इस तरह तो सालों गुजर जाएंगे लेकिन मैं इन लोगों को इनके मौत के घाट उतार नहीं पाऊंगा, इसलिए अब अच्छे बच्चों की तरह तुम भी एक गहरे नींद में चले जाओ। और जो ही वो ये कहता है तो स्वीपिंग स्ट्राइक की मदद से डेरिक उस लीच पर हमला करता है, जिससे वो उस लीच को बीच से काट देता है और साथ में जो उसका डार्क क्लॉक टावर था तो स्वीपिंग स्ट्राइक के इम्पैक्ट से वो भी बीच से कट जाता है। और जो ही लीच मारा गया तो वो जो नौटंकियां चल रही थी, यानी कि एक बार मारकर दोबारा वो लोग जिंदा हो रहे थे, तो उन लोगों को भी छुटकारा मिल गया क्योंकि उन लोगों को बार बार उठना नहीं पड़ रहा था। तो अब ये बताना मेरे सब्सक्राइबर्स, फाइट कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी। लाइक से वीडियो को रीच मिलती है जिससे ये वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है और तुम्हारे जैसे लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। मगर अब भी वो लीच पूरी तरह से मरा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने वो जो गर्दन में एक बड़ा सा लैंटर्न पहना हुआ था तो उसमें उसकी सोल थी। मतलब कि जब तक डेरिक उस लैंटर्न को डिस्ट्रॉय नहीं कर लेता तो ये लीच दोबारा से जिंदा हो सकता है, और फिर अगर वो जिंदा होगा तो उसके ये जो मिनियंस है वो भी दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। तो डेरिक उस लैंटर्न को क्रश करके उस लीच से कहता है कि बेवकूफ, अपना लैंटर्न इस तरह गले में माले की तरह नहीं पहना करते क्योंकि तुम इसके साथ मर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी पूरी इस पर डिपेंड करती है, तो इसको कहीं पर छुपाते हैं। देखो तुमने छुपाया नहीं तो तुम्हारा अंजाम क्या हुआ, मेरे हाथों से कितनी आसानी से तुम मर गए। चलो अब तुम्हें धूल चटाने के बाद एक तो तुमसे एक अच्छा फायदा मुझे मिला कि लेवल 50 का मैं हो गया हूँ, तो अब क्लास को अपग्रेड करने की बारी भी तो है, या फिर मुझे एक न्यू क्लास चुननी चाहिए। मगर खैर मुझे वॉइड चैंपियन के अलावा और कोई भी क्लास नहीं चाहिए, तो मैं इसी को ही अपग्रेड करता चलूंगा। जब वो अपग्रेड करने वाला था तो उसे याद आया कि उसकी टीम अब तक बाहर उस पॉइंट पर उसका इंतजार कर रही है, तो डेरिक ठान लेता है कि अभी के लिए वो इसे इग्नोर कर देता है, लेकिन बाद में उन सबको उनके रिवॉर्ड्स मिलने के बाद और वापस घर जाते वक्त वो अपनी इस चैंपियन ऑफ वॉइड के क्लास को अपग्रेड करेगा। जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि उस दरवाजे को खोलकर डेरिक उन सबको आवाज देता है कि तुम लोग वहां पर खड़े खड़े बहुत थक चुके होगे ना, तो चलो अब अंदर आने का वक्त है। डेरिक की टीम जैसे ही अंदर आती है तो वो सामने का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई जैसे कि डेरिक हुआ था, क्योंकि एक ग्रेवयार्ड वो भी अनडाइंग डंजन में, तो ये बिल्कुल मैचिंग है। बाकियों को एक्सप्लोरेशन को लेकर क्यूरियोसिटी हो रही थी, लेकिन ब्रांडी जो थी उसको तो इतने हाई लेवल के जमीन पर नजर आते हुए उसके तो मुंह से बिल्कुल पानी टपक रहा था, जैसे कि एक अच्छा मटेरियल उसके हाथ दोबारा लग गया हो, और ये था भी एक अच्छा मटेरियल। डेरिक उनसे कहता है कि अभी के लिए इन चीजों को रहने दो, पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, तो चलो अब पार्ट 2 पर चलते हैं, जो कि है कि ये डंजन हमें कौन से रिवॉर्ड्स ऑफर करेगा और मेरे अलावा तुम लोगों को और किस टाइप के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जिसके बाद अगले सीन में सिस्टम नोटिफाई करता है कि डंजन कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम उन लोगों को बधाई भी देता है और साथ में अब रिवॉर्ड्स भी वो असाइन कर रहा था, और सिस्टम उनको एक और बात भी बताता है कि वो लोग पहले थे जिन्होंने ये अनडाइंग डंजन को कंप्लीट करा है, तो इसलिए उनका ये जो रिवॉर्ड है तो वो डबल हो जाएगा। और अब रिवॉर्ड डबल होने पर उनको टेक्निकली एक स्टोरेज रिंग मिलने वाली थी, लेकिन डबल होने की वजह से उनको अब 2 स्टोरेज रिंग्स मिल रही है, जिन्हें पहले देखकर रेना के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 2 स्टोरेज रिंग्स एक को ढूंढना इतना मुश्किल है, और रिवॉर्ड्स के तौर पर रेना को 2 स्टोरेज रिंग दी जा रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो जो स्टोरेज रिंग्स थी तो वो न सिर्फ रेना को बल्कि वहां पर टीम में जितने भी लोग थे उनके पास अपनी 2-2 स्टोरेज रिंग्स आ चुकी थी, जो कि देखकर सभी लोग वहां पर दंग रह गए। डेरिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक स्टोरेज रिंग को देखकर ये लोग इतना ज्यादा दंग क्यों रह गए। आखिरकार उसने पूछ ही लिया कि क्या ये इतनी अच्छी चीज है क्या, तो रेना जो कि उस स्टोरेज रिंग को इंस्पेक्ट कर रही थी तो वो कहती है कि हाँ ये अच्छी बात नहीं बल्कि ये एक इनक्रेडिबल बात है, क्योंकि रेना ने कभी ये हजारों सालों में भी नहीं सोचा था कि एक डंजन इस तरह की स्टोरेज रिंग को रिवॉर्ड के तौर पर देगा। ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज थी जो कि उसने आज देखी है। रेना कहती है कि अगर ये खबर किसी और को पता चल जाती है और वो आसपास फैल गई तो वक्त नहीं लगेगा कि सभी लोग ये गोल्डन रिंग्स यहाँ पर पाने के लिए इस डंजन में आ जाएंगे। मगर रेना साथ में ये भी कहती है कि ये सोचने की बात है कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि इस डंजन में इस तरह की स्टोरेज रिंग्स दी जाती है तो ये क्या अच्छी खबर होगी या फिर बुरी, क्योंकि लोग उसे यहाँ पर ढूंढने और पाने के लिए आएंगे। तो ये कोई आफत है या फिर उनके लिए एक
रिवॉर्ड, क्योंकि ये डंजन लेवल 100 का है और इसके अंदर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो क्या इससे फायदा होगा या फिर उन लोगों को नुकसान पहुंचेगा? डेरिक समझ जाता है कि रेना क्या कहना चाहती है, मगर इसके अलावा भी डेरिक कुछ और सोच रहा था। डेरिक ये सोच रहा था कि अगर इन लोगों को मेरे ब्रेसलेट के स्पेस के बारे में पता चल जाए तो इन लोगों के क्या रिएक्शंस होंगे। ये तभी टॉमी अपने रिंग में झांक कर देखता है और वो उसके स्पेस को देखकर, मतलब कि जितनी चीजें वो उस रिंग में स्टोर कर सकता है, तो उसकी अमाउंट को देखकर वो बड़ा ही हैरान हुआ। वो कहने लगा कि क्या ये स्टोरेज रिंग्स इतनी ज्यादा स्पेशियस होती है क्या? और खास करके ब्रांडी, जिसको इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो वो कहने लगी कि इसकी स्पेस को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा मटेरियल्स को कलेक्ट करके अपने साथ रख सकती हूँ, जो कि मुझे तंग भी नहीं करेगी। और अब दोनों को रिंग्स मिलने के बाद ब्रांडी टॉमी से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जरा वहां पर आओगे, क्योंकि मुझे और मटेरियल्स इस रिंग की वजह से अब स्टोर करने हैं। तो टॉमी, उसमें तुम्हारी मदद चाहिए, तो प्लीज मेरा पीछा करो और चलो जल्दी से उन मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं। टॉमी और ब्रांडी टॉम एंड जेरी की तरह ही क्यों ना लड़ते हो, वो भी हमेशा की तरह, मगर इस पल में टॉमी उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अब टॉमी के कहने के बाद जब रेना ने अपनी स्टोरेज रिंग की स्पेस देखी, तो उसके स्पेस को देखने के बाद रेना बोलती है कि अब ये खबर भी अगर लोग सुन लेते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट में इस स्टोरेज रिंग में वो चीजें स्टोर कर सकते हैं, तो ये तो पहले से भी और ज्यादा कमोशन फैला सकता है। लोग तो यहाँ पर धड़ धड़ आने लगेंगे। मगर मेलोरी उससे कहती है कि रेना, तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन अगर तुम सोचो तो अब विलेज के लोग उतने वीक नहीं रहे, तो इसलिए ये उनके लिए एक अच्छा मौका भी हो सकता है। तुम्हारी परवाह करना और ये कंसर्न दिखाना एकदम वैलिड है, मगर अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हें घबराने की भी नहीं, क्योंकि अब विलेज पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रेना उस स्टोरेज रिंग को कस के पकड़कर कहने लगी कि हाँ मेलोरी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मगर बेचैनी हम उसके चेहरे पर साफ साफ देख पा रहे हैं। मगर साथ में मेलोरी और रेना दोनों डेरिक को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों को इतनी स्पेशल रिंग्स मिल गई। डेरिक को अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो उन दोनों की ओर देखकर आंख मारते हुए हमें एक बात बताता है कि अगर इन दोनों के लिए, न कि सिर्फ इन दोनों के लिए, बल्कि अगर पूरे विलेज को ये स्टोरेज रिंग्स दंग करके रख सकती है, तो जरा सोचो कि मेरे ब्रेसलेट्स के स्पेस को देखने के बाद इन लोगों के तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उनके स्टोरेज रिंग के स्पेस से दुगना दुगना क्या बल्कि 100 बार वो इन स्टोरेज रिंग को अगर इस ब्रेसलेट में स्टोर करे तो फिर भी उसमें बहुत सारी जगह रह जाएगी। जिसके अगले सीन में हमने देखा कि ब्रांडी और टॉमी जो कि पूरी तरह मटेरियल्स को कलेक्ट करके वापस आ रहे थे, तो टॉमी ब्रांडी से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसके मदद करने के बजाय क्या ब्रांडी उसके लिए एक अच्छा सा वेपन बना सकती है। वो स्पेसिफाई तो नहीं करेगा, लेकिन ब्रांडी जो भी बनाएगी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या वो इस तरह करेगी? तो ब्रांडी कहते हैं कि मे बी मैं शायद कर पाऊं। और अब डेरिक स्टेप 2 के बारे में बताने लगा कि अब उसे तुम लोगों से एक और मदद चाहिए। वो कहने लगा कि अब तुम तीनों में से एक मुझे अपनी एक स्टोरेज रिंग देगा। डेरिक को मांगने में शर्म आ रही थी, लेकिन वो फिर भी कहता है कि उसे एक स्टोरेज रिंग चाहिए, और अगर वो देंगे तो वो ये कह सकता है कि उसका दुगना वो उस बंदे को रिवॉर्ड के तौर पर देगा, और ये बहुत ही बड़ी अमाउंट वो मांग रहा है। तो वो सॉरी भी कहता है। तो अब ये चूज करने के बजाय कि कौन रिंग देगा, तो वो सभी लोग रिंग को डेरिक के सामने रख देते हैं और अब उसी से ही पूछते हैं कि तुम चूज करो कि तुम्हें किसकी रिंग चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से नहीं देना चाहता था, बल्कि डेरिक जो चूज करेगा तो वो फिर कुछ कह नहीं पाएगा। तो आखिर लगते हैं तो हमारे सिर्फ टॉमी के लगते हैं, जो कि कहता है कि भाई हर बारी तुमने मेरा ही क्यों सब कुछ लेना है। तो डेरिक बोला कि मर्द बनो मर्द, क्योंकि इस सैक्रिफाइस के बदले मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिला कर दूंगा। और फिर उसके बाद सभी लोग डंजन के ओर पर हाथ रखकर डंजन से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही टॉमी ने ये नोटिस किया कि अब तक फॉरेस्ट वैसा का वैसा ही है। ऐसा है जैसे कि इस जंगल में जान नहीं है, वरना तो उन लोगों ने डंजन को क्लियर कर दिया, तो अब तक ये फॉरेस्ट दोबारा से ठीक क्यों नहीं हुआ। रेना टॉमी को क्लियरिफाई करती है कि ये वक्त लेगा, और डेरिक भी टॉमी को कहता है कि वेट करो, सब चीजें टाइम ही लेती हैं। इसके बाद अब जिस चीज के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, तो अब उसको निपटाने की बारी है। डेरिक अपने स्टोरेज को खोलकर वॉलिन्स की डेड बॉडी को बाहर निकालता है, जिसे देखकर ब्रांडी के आंखों पर मिलोरी हाथ रख देती है, और बाकी के तीनों, उनको तो उल्टी करने का मन कर रहा था। डेरिक कहता है कि चलो अब वॉलिन्स को एक हीरो की तरह दिखाने का वक्त आ गया है। यही चीज करने के लिए तो हम शहर से बाहर आए थे, आई मीन टाउन से बाहर आए थे, मगर देखो हमने कितना सब कुछ अचीव कर लिया। तो चलो अब अपने काम पर लगते हैं।